अधिकारी बना रहे आदेशों का तमाशा, किसानों की मदद में हुआ खुलासा। सिस्टम ने बनाई किसानों से दूरी, अभी तक नहीं बांटी राशि पूरी। किसी प्यासे को अगर वक्त पर पानी ना मिले और बाद में अमृत दिया जाए तो उसका क्या फायदा। कुदरत के कहर और ओलावृष्टि से बर्बाद किसानों के लिए सरकार ने जिलाधिकारियों के जरिए राहत राशि की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन जिलाधिकारियों ने जहमत ही नहीं उठाई उसे मरते किसान तक पहुंचाने की। अधिकारी बना रहे आदेशों का तमाशा, किसानों की मदद में हुआ खुलासा। सिस्टम ने बनाई किसानों से दूरी, अभी तक नहीं बांटी राशि पूरी। जी हां, दरअसल मुख्य सचिव आलोक रंजन ने जिलाधिकारियों के माध्यम से बांटी जा रही राहत राशि को लेकर समीक्षा बैठक की तो सारी पोल खुल गई। 24 जिलों में जहां राशि का वितरण 70% से भी कम है, तो वहीं 7 जिलों में तो 30% से भी कम वितरित हुई है ये राशि। ये कैसी व्यवस्था है और ये किसकी व्यवस्था है, और व्यवस्था की इस बिसात पर बैठकर ये बेशर्मी अच्छी तो नहीं लगती। कुदरत के कहर से पहले ही करहा रहा था किसान, अब अधिकारियों की बेदर्दी इस दर्द को दुगना कर देती है। ये अति नहीं तो और क्या है, ओलावृष्टि और अतिवृष्टि की राहत राशि पूरी तरह से बांटी ही नहीं है अधिकारियों ने अब तक। सरकार शिद्दत से सहायता की बात करती है, लेकिन नौकरशाही का निकम्मापन तो देखिए। कई जिलों में पूरी तरह नहीं लगा है जख्मों पर मरहम। बाराबंकी से लेकर फतेहपुर तक, जहां 24 जिलों में 70% से भी कम बटी है राहत राशि, वहीं चंदौली, महाराजगंज, आजमगढ़, गाजीपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर और देवरिया समेत 7 जिलों में 30% तक भी नहीं पहुंचा है आंकड़ा। जिस भावना के साथ और जो ट्रेनिंग होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की, दुर्भाग्य है, चाहे हमारी सरकार रही हो, किसी की भी सरकार रही हो, वो नहीं हुआ। आज भी वो अपने पुराने ढांचे, पुरानी ट्रेनिंग और पुराने उससे जनता से अपने को दूर साहब समझते हैं, और ये लोकतंत्र में चल नहीं सकता। पहले आपदा ने मारा और व्यवस्था अब तक मार रही है। मरहम का मुआवजा किसी को मिला, किसी को नहीं। किसान की आस और उम्मीद का कटोरा अब तक खाली है। खुलासा तो तब हुआ जब मुख्य सचिव आलोक रंजन खुद बैठे समीक्षा बैठक करने। अब 7 दिन में मांगा है मुख्य सचिव ने जवाब। 30 मई तक बांटना होगा बाकी का मुआवजा। बड़ी देर कर दी हजूर आते आते। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये आरोप लगाती आई कि अतिवृष्टि ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी लेखपाल से लेकर जिलाधिकारी तक नुकसान का आकलन ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, ऑन स्पॉट जाके नहीं कर रहे हैं, कमरों में बैठकर आकलन हो रहा है। और आज सरकार की आंखें खुली जबकि 3 महीने से ज्यादा बीत गए। निश्चित रूप से प्रशासन शासन की मंशा से चलता है और शासन सोया हुआ था अभी तक। बहरहाल कहते हैं कि वक्त बड़े बड़े जख्मों को भर देता है, लेकिन यहाँ तो वक्त बीतता गया और दर्द बढ़ता गया। कब हुई थी बारिश, कब बरपा था कुदरत का कहर। तबाही के बाद से अब तक किसानों को नहीं बांटी गई है राहत की राशि। क्या सरकार के मंसूबों पर पलीता लगा रहे हैं अधिकारी? सवाल ये है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो मुख्य सचिव आलोक रंजन ने समीक्षा बैठक ली, उसके बाद सारी की सारी पोल खुल गई। 24 जनपद ऐसे हैं जहां पर राहत राशि 70% से कम वितरित हुई है, तो वहीं 7 जिले ऐसे भी हैं जहां पर 30% से भी कम राहत राशि बटी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरकार के आदेशों को पलीता लगा रहे हैं ये अधिकारी? सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन हैं, इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता अरुण प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता केसी जैन हमारे साथ हैं, और इसके अलावा हमारे साथ रिटायर्ड आईएएस डीएन लाल भी हमारे साथ हैं, और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केसी जैन साहब, सरकार तो लगातार दावा कर रही थी कि किसानों को राहत पहुंचाई जा रही है, सरकार ने आदेश भी दिए, फिर आखिर कैसे ये अधिकारी सिस्टम किस तरीके से सरकार के आदेशों को पलीता लगा रहा था?
देखिए गायत्री जी कि जो ये अधिकारियों की ये समस्या है जी कि काम को हीला हवाली करना, काम को ढीले बस्ते में डाल देना या धीमी गति से काम करना, इसीलिए जो है आज मुख्य सचिव जी ने, आलोक रंजन जी ने इसीलिए बैठक की जानने के लिए कि कहाँ पे क्या स्थिति है, और उसका एक आकलन करने के बाद में उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी जो राहतों के जो चेक थे, जो बंटने थे, अभी तक नहीं बट पाए हैं, उनको जल्दी से जल्दी वितरण किया जाए और इस काम को पूरा किया जाए। और लगभग 70 से 80% जो है काम इसमें हो गया है और वितरण हो गया है, लेकिन अब तक पूरा हो जाना चाहिए था। जैन साहब 70 से 80% नहीं हो गया, कहीं 7 जिले तो ऐसे हैं जहां 30% भी नहीं बांटा आपने। एक मेरा सवाल दूसरा है, जो कलेक्टर 60 दिन में बांट पाया 15%, उससे कल रात में आलोक रंजन जी कह रहे हैं कि भाई आज कितनी तारीख है, 28, 29 और 30 2 दिन देता हूं, बाकी जो 75% है 2 दिन में बांट दो। भरोसा करेंगे? 1 घंटा में चला आदमी 1 किलोमीटर और हम कहे अगले 15 मिनट में 15 किलोमीटर चल के दिखाओ। ये कहने में तो बात अच्छी लगती है, लेकिन व्यवहारिक नहीं ना। जो बांट जो 60 दिन नहीं क्या भाई, जो 60 दिन में नहीं बांट पाया वो आलोक रंजन जी के कहने से 2 दिन में बांट देगा सारी चेक? नहीं अमिताभ जी, देखिए वहां पे इसलिए हो सकता है वहां पे ये, क्योंकि आकलन करने के बाद में जो चेकों का वितरण होना था, चेक तैयार हो गए हैं, अब वितरण केवल बाकी है, उन तक पहुंचाना है। अब कुछ घरों में ये था कि जो है एक तरीके से बहमी बंटवारा था, बहमी बंटवारा में उनको अलग अलग लोगों ने मांग की कि भाई हमको अलग अलग हिस्सा मिलना चाहिए, अलग अलग चेक मिलना चाहिए। और ये है ऐसा है। मैंने जो है कई आपका आज मुझको ये पता था कि आज इसी विषय पे चर्चा है, और मैंने कई एसडीएम वालों से मैंने बात की, उन्होंने कहा इसलिए समस्या आई वहां बात थोड़ी सी, लेकिन वो भी गलत है। अब भी देरी नहीं होनी चाहिए। जैन साहब आपकी बात आ गई, और समय से वितरण होना चाहिए। आपकी बात आ गई। इस बात पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा कि जो आदमी 60 दिन में काम नहीं कर पाया वो आदमी 2 दिन में कर देगा। इस बात का कोई मतलब नहीं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत गालिब, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब। ये ख्याल अच्छा है, ख्याल अच्छा है, बनाए रखिए। मेरा एक सवाल अरुण जी थोड़ा हटके है ना, इस बहस में थोड़ा मौलिक किस्म का सवाल मेरे जहन में आ गया, उसी पर जवाब मांगूंगा। उदाहरण के तौर पर आजमगढ़ ले लीजिए, ठीक है, जहां 30% मुआवजा भी नहीं बटा। समझ लीजिएगा मेरी बात। अब सवाल उठता है, अधिकारी निकम्मा था, समझ आ गई बात, ठीक। अब बल तो वहां अधिकारी भी ठोक बजा के भेजा गया होगा, लेकिन मान लो निकम्मा है, ठीक, मान लिया। तो लोकतंत्र में जो सरकार होती है उसके साथ 2 सिस्टम चलते हैं। एक सिस्टम चलता है बाबुओं का, अधिकारियों का, जो फाइल मूवमेंट करता है। एक सिस्टम चलता है पार्टी का, जो जनता और सरकार के बीच में सेतु का काम करता है। कार्यकर्ता, शहर अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ठीक है ना। वो लोग क्या कर रहे थे? मेरा सवाल बड़ा गहरा है। वो लोग क्या कर रहे थे उन 7 जिलों में जहां 15%, 10% और 12% मुआवजा बटा? उन्होंने अपनी सरकार को आके क्यों नहीं बताया कि ऐसी दुर्व्यवस्था है जमीन पर? अरुण जी। आदरणीय अग्निहोत्री जी, आपने बहुत ही सही प्रश्न किया है, और खास करके आजमगढ़ जिले का उदाहरण दिया है, जहां से सैफई परिवार के मुखिया, समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय मुलायम सिंह जी स्वयं सांसद हैं। नहीं, इटावा का भी यही हाल है। जी मैंने, हाँ, अब इटावा तो उनका घर ही है, तो इटावा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, एटा, ये सब तो उनका घर ही मैं मान लेता हूं, उनके घर का आंगन है। तो जब अभी जहां गए पूर्वांचल में, वो समझ करके, रोम समझ करके, तो वो वहां गए और वहां जीते, जीतना भी चाहिए था, नेता है। लेकिन जब वहां ये हाल है, अभी कुछ दिन पहले वहां मुझे पता चला कि डीएम बदले गए हैं, 1 आध महीना पहले से, और इंक्रोचमेंट हटाने में उनका नाम बहुत तेजी से आ रहा है कि इंक्रोचमेंट जो वहां हुए थे
अवैध इंक्रोचमेंट तो हटा रहे, अच्छी भी बात है। लेकिन सवाल डीएम का नहीं है। सवाल यहां यह है कि जब थानेदार एसपी की नहीं सुनता और एसपी डीजी की नहीं सुनता, जब लेखपाल तहसीलदार का नहीं सुन रहा है और तहसीलदार अपने डीएम साहब का नहीं सुन रहा है, एसडीएम अपने डीएम साहब का नहीं सुन रहा है, जब सजातीय पोस्टिंग हो रही है। अरुण जी, मेरा सवाल थोड़ा दूसरा है। मैं एक सेकंड में सबसे अलग अलग सवाल पूछूंगा, सब लोग एक ही बात पे नहीं बोलो, ये विषय नहीं। मेरा आपसे सवाल ये था, बड़ा बौद्धिक प्रश्न था। चाहे चंद्रमोहन जी की पार्टी हो, इनका भी काम एक ही है और कोई काम नहीं इनके पास अभी। ये नरेंद्र मोदी को लगातार ये बताए कि जमीन क्या सोच रही है आपके बारे में, ये इनका दायित्व है। इंदिरा जी इस गफलत में 77 में सरकार चली गई थी क्योंकि कार्यकर्ता, एक सेकंड भैया, एक सेकंड, कार्यकर्ताओं ने उनको ये बताया कि जवाहरलाल से ज्यादा लोकप्रिय संजय भैया है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, आजमगढ़ में पार्टी कहां थी जिसने ये बात ऊपर क्यों नहीं पहुंचाई कि आपके चुनाव क्षेत्र में चवन्नी नहीं बटी? ये पूछ रहा हूं। मान लिया अधिकारी कामचोर था, पार्टी कहां थी? देखिए क्या है, इस समय जो भी पार्टी थोड़ा सत्ता में हो जाती है, खास करके प्रदेश में जो पार्टी हमारी है समाजवादी पार्टी, इसके कार्यकर्ता दूसरे स्थिति में लगे हुए हैं। नेता को सही बात बताना, अपने नेतृत्व को सही बात बताना कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है और तमाम ऐसे जगहों पे करता है जहां कर्मचारियों को सही काम करना चाहिए वहां घूसखोरी हो रही है। ये बातें नहीं बताई जा रही है, बशर्ते ये कि किस तरीके से लाभ लिया जाए सत्ता का, वो काम ज्यादा कर रहे हैं। मिष्टान्नम मधुरम प्रियम वाली स्थिति है। ठीक है चंद्रमोहन जी, जो आपसे मेरा सवाल, जो कलेक्टर जिनके कैलेंडर में देख के 60 दिन पहले का मुआवजा वितरित होने की बात हुई कि भाई मुआवजा वितरित करो, कई डेडलाइन आई, शिवपाल जी ने भी एक डेडलाइन दी थी, वो भी हमने चलाई थी कि माननीय राजस्व मंत्री ने कहा कि इस तारीख तक सब बांट दो, नहीं बांटने वालों की खैर नहीं। उन्होंने तो ये भी कहा था, आलोक रंजन जी तो ये नहीं कहे खैर नहीं, उन्होंने ये भी कहा था खैर नहीं। उसके बाद ये परिस्थिति क्यों बनी? और जिसने 60 दिन में 12% बांट पाया, उस पर ये भरोसा कोई कैसे कर ले कि वो 2 दिन के भीतर 48 घंटे में बचा हुआ 88% बांट देगा ईमानदारी से? देखिए अमिताभ जी, बहुत इस समय की उत्तर प्रदेश की जरूरत की जो विषय है और उत्तर प्रदेश के बड़ी आबादी से जो जुड़ा हुआ विषय है वो आपने उठाया है, इसके लिए तो धन्यवाद आपको है ही है। देखिए मैं भी जब लखनऊ नहीं होता हूं तो क्षेत्र में होता हूं, तो मुझे भी फीडबैक मिला। ये तो अगर इस विषय की ये समीक्षा हुई है, केवल इतनी समीक्षा हुई है कि कितनी राशि बटी है। अगर इसकी ये भी समीक्षा हो जाए कि जो बटा है वो कैसा बटा है और उसकी स्थिति क्या है, तो मैं आपको शब्द प्रयोग नहीं, मुझे और कोई शब्द नहीं सूझ रहा है कि भयावह से ज्यादा स्थिति और दुर्भाग्यजनक से ज्यादा स्थिति नहीं सामने आएगी। चाहे बुलंदशहर का मामला हो या मेरठ का मामला हो या मथुरा का मामला हो। मैं गया हूं, लोगों के बीच में लोग चेक लेके खड़े हैं कि चेक में से पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो ये तो जो उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ में जो हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री को कन्नौज की चिंता थी तो वो कन्नौज का इलाज करने के लिए, कन्नौज के विकास के लिए वो चले गए। 8 दिन में लौटेंगे, कल वो यहां सूबे में आएंगे। और अभी मेरे को जानकारी मिली कि 12 जिलाधिकारियों ने अपनी पत्र भेजा हुआ है कि हम गर्मियों की छुट्टी में हम भी बाहर जाना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो हालात बने हैं अमिताभ जी, किसानों के विषय पर इतनी असंवेदनशीलता हुई है, लेखपालों के द्वारा जो व्यवहार किया गया है। मैं अरुण प्रकाश जी की बात से एक बात से सहमत हूं कि जो जातिवाद का जो नंगा नाच उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि लेखपाल तहसीलदार की सुनने को तैयार नहीं है, तहसीलदार एसडीएम की सुनने को तैयार नहीं है, एसडीएम डीएम की सुनने को तैयार नहीं है और डीएम तो डीएम है। क्या हालत हो गई है उत्तर प्रदेश की? किसानों के साथ में जितना क्रूर मजाक इस प्रदेश सरकार ने किया है, इतना क्रूर मजाक आज तक नहीं हुआ है। आप देखो कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। ठीक है चंद्रमोहन जी, आपके पास आएंगे जी, चंद्रमोहन भाई आपको फिर आएंगे। लाल साहब, इससे ज्यादा प्रायोरिटी का कोई दूसरा काम हो नहीं सकता था उत्तर प्रदेश में। फिर भी देश की सबसे बड़ी सेवा से चुन के आए
अधिकारियों ने, जिनको हम लोग कलेक्टर के तौर पर तैनात करते हैं, जिनके ऊपर जिला सौंपा जाता है, जिनके बारे में आम आदमी एक धारणा रखता है कि सीएम, पीएम और डीएम तीन ही लोग मैटर करते हैं, ऐसा व्यवहार कहीं 12% बटा, कहीं 15% बटा, कहीं 18% बटा। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों किसान मर गए, सैकड़ों किसान मर गए। क्या संवेदनहीनता हो गई क्या संवर्ग में, लाल साहब? देखिए, हर तरह के अधिकारी हैं और निश्चित रूप से विषय गंभीर है और शासन जो प्राथमिकताएं निर्धारित करती है अधिकारियों को उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित और संवेदनशील होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन जिलों में बहुत कम धनराशि बटी है, निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जहां तक किसानों का प्रश्न है उनके दृष्टिकोण से। लेकिन ये एक विषय चिंता का जरूर है, इस पे संबंधित जिलाधिकारियों से पूछा जाना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ, और यदि उन्होंने अपने दायित्व निर्वहन में कोताही की है तो निश्चित रूप से नियमों के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होनी चाहिए। लाल साहब, सारी बातें नियमावली और शासन की लाल साहब, सारी नियमावली, शासन प्रशासन, पत्रावली सब अच्छी बात है। मैं तो एक सरल बात कहता हूं, कलेक्टर बनने के बाद आंख का पानी भी खत्म हो जाता है क्या? जिसके जिले में 50 किसान मर जाए उस कलेक्टर को वैसे ही खाना छोड़ देना चाहिए और पांव पांव घूमना चाहिए पूरा जिला? क्या संवेदना कोई चीज नहीं है? पत्रावली, नियमावली सब होगा। जिन जनपदों की बातें हैं, जानकारी करने पर उनकी बात भी सुननी पड़ेगी कि क्यों ऐसा हुआ, और अगर उन्होंने दायित्वहीनता दिखाई, संवेदनहीनता दिखाई है तो निश्चित रूप से शासन को उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैन साहब, क्योंकि विषय बहुत गंभीर है। एक कहावत हम तो पत्रावली, नियमावली में बहस, उस टाइप की बहस को कभी बहुत समझ ही नहीं पाते। मैं तो बहुत ठेठ बात करता। अगर मैं सरकार होता उत्तर प्रदेश की तो मैं इन 7 जिले के कलेक्टर्स की सीआर में एंट्री कर देता कि ये अक्षम अधिकारी हैं, इनको पूरे सर्विस काल में कोई जिम्मेदारी का पद नहीं दिया जाए। दे आर नॉट कॉम्पिटेंट एट ऑल, ये लिख के साइन करके भेज छोड़ देता सीआर। जो आदमी जिस जिले में 20-20, 50-50 किसान मरा है, हर जिले में उत्तर प्रदेश के, पता है ना आपको? उस जिले के कलेक्टर को इतनी संवेदना नहीं कि जाके पैसा बांटवा दे। उसकी तनख्वाह का पैसा था क्या? हमारे टैक्स का पैसा था कलेक्टर साहब, आपकी जेब से नहीं जाना था। ऐसे कलेक्टर्स को चिट्ठी भेजी है, लड़के का ब्याह है क्या कि चिट्ठी बुलाया है? उनकी सीआर में एंट्री करके उनको क्यों नहीं बाहर करते हैं हम? एक सबक मिले लोगों को। जैन साहब, ये लिखा पढ़ी कब तक करते रहेंगे? जो आज जो मीटिंग की है, पूछ रहे हैं? नहीं आपसे नहीं सर। वो मीटिंग इसीलिए की है कि उसका सही कारण पता चले और आकलन हो सके, कहां पे कितना वितरण हुआ है, अगर वितरण नहीं हो पाया है तो क्यों नहीं हो पाया है। और जो आपने बात कही, सबसे दमदार बात यह है कि कोई उनको अपनी जेब से पैसा नहीं बांटना था। सरकार जैन साहब, मेरी समझ में एक बात नहीं आती, आप लोग कैसी बात तक सही जगह पे पहुंचाना चाहते हैं। जैन साहब, मेरी समझ में जो उसके सही पात्र हैं, राजनीति और कैसी उसमें बात जिला करते हवाली हैं? अधिकारियों ने जो की है, जैन साहब, जो बात आपने कही है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जैन उनका साहब, पक्ष सुनने के बाद उनके खिलाफ अवश्य कार्रवाई होगी। जैन साहब, कार्रवाई कुछ नहीं होगी और आप कतई कोई कार्रवाई नहीं करा पाएंगे। एक एसएसपी थे, उनके लिए डीजी ने रोते रोते चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री जी को कि ये हमारी सुनते भी नहीं और वक्त बेवक्त हमको डांट भी देते हैं। एसएसपी थे, डीजी ने रोते हुए पत्र लिखा था चीफ मिनिस्टर को कि हमको भी डांट देते हैं एसपी साहब। नहीं तो हट तो गए हम, है ना? अरे छोड़ो उन बातों को, क्या रखा, काहे को चक्कर में पड़ रहे हो? वो कुर्सी आज तक खाली है, रो रही है कुर्सी। कभी सुना इतिहास में राजधानी खाली रहे? नहीं, खाली नहीं, चार्ज दूसरे के पास में है। अरे जैन साहब, आपको प्रणाम, आपके चरण कहां है प्रभु? ये तो हमको समझ नहीं प्रशासन शासन की। चार्ज जब दूसरे के पास में है तो जैन साहब, हमको पता है क्यों चार्ज वहां कुर्सी खाली है और आपको भी पता है। हम तो बोल देंगे, आप बोल नहीं पाओगे तो काहे को फंसोगे?
बोल दोगे तो नुकसान हो जाएगा आपका व्यक्तिगत। इसलिए मैं आप मित्रों में फंसाना भी नहीं चाहता। मैं फिर अपने सवाल पर लौटता हूं, छोड़िए उस कुर्सी को, उसका भाग्य ऐसा है और अभिशप्त है, छोड़ दीजिए। मैं फिर लौटता हूं। आपने कहा जी उनकी सुनेंगे, जांच करेंगे, देखेंगे क्या कारण रहा। वहां क्या कोई महामारी फैली थी जो कलेक्टर अपने कमरे में बंद हो गया, डर के मारे निकला नहीं? सुल्ताना डाकू का आतंक हो गया था जिसलिए सुरक्षा हो खतरे पड़ गई, इसलिए चेक नहीं बच पाए, लोग चेक लूट ले गए, क्या कारण हो गया भाई? आखिर किसी जिले ने 80% बांटा ना, तो ये जिले 12%, 15%, 20% क्यों? आप लोगों को कोई कारण समझ में नहीं आता कि आप लोग अपना दिमाग भी तो इस्तेमाल करो मित्र, कि भाई कारण क्या हो सकता है? जो मैं तो वही बात कहता हूं, नकल में एक सेकंड सुन लो भैया, पहले मेरी बात सुन लो। मैं तो बिल्कुल ठेठ बात कहूंगा जो यूपी में समझ में आए, लंबी लंबी बात नहीं। लड़का नकल में पकड़ा गया, उसके पास कुंजी पकड़ी गई। कुंजी तो जानते हैं ना यूपी में, है ना? नकल भी कई हजार करोड़ का उद्योग है, वो तो जानते होंगे सब लोग, है ना? कई हजार करोड़ का उद्योग है उत्तर प्रदेश में। खैर, कुंजी पकड़ी गई, उसके बाद कोई आदमी ये कहे जांच करेंगे, उसको नोटिस देंगे, छात्र को उससे पूछेंगे किन परिस्थितियों में नकल कर रहा था, परिस्थितियों की समीक्षा होगी, फिर एक बैठक होगी, बैठक में काजू और पेस्ट्री वगैरह आएंगी, जूस वगैरह पी के फिर निर्णय करेंगे। व्हाट द हेल? ऐसे चलेगी व्यवस्था? जैन साहब, नकल करता पकड़ा गया ना, जो कलेक्टर अपने जिले में 15% मुआवजा बांट पाया 60 दिन में, वो आदमी उत्तर प्रदेश सरकार के किसी महत्वपूर्ण पद पर क्यों रहे? इसका उत्तर दो मुझे। दुनिया की कहानी में कुछ नहीं रखा जन साहब। 22 करोड़ लोग सुन रहे हैं, 22 करोड़ लोग, ये ध्यान रखिएगा। नहीं, बिल्कुल अपना पक्ष रखने का उनका अधिकार है और वो अपना पक्ष रखेंगे। एक बार वो अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद में अगर वो वास्तव में संतुष्ट होने वाला पक्ष है तब तो ठीक है, अगर उसमें संतुष्ट होने वाला पक्ष नहीं है तो उनको तत्काल वहां से हटाया जाएगा, ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो नहीं हो पाएगा। अरे आप आजमगढ़ के कलेक्टर को हटा देंगे, छोड़ो इन बातों, क्या रखा। एक सवाल पलट के आप चाहे पूछ ले, एक मिनट प्लीज, एक सवाल पूछ ले। आप भी विद्वान हैं, आप बताओ क्या कारण हो सकता है कि कोई कलेक्टर 60 दिन में 15% बांट पाए? आप भी तो बुद्धि रखते हैं ना, आपने भी कुछ चिंतन किया होगा, क्या कारण जैसे हो सकते हैं? कुछ कारण बताइए, मैं भी बुद्धि लगाऊं, जिससे क्या कारण हो सकते हैं? 71 में लड़ाई हो गई थी, पूरी व्यवस्था ठप हो गई थी, ब्लैकआउट हो जाता था, पाकिस्तान से युद्ध हो गया, ऐसी कोई स्थिति तो अभी बनी नहीं। कारण जैसे क्या हो सकते हैं? कलेक्टर साहब को लू लग गई, ये भी कारण काम नहीं करता। कलेक्टर को तो चेक बांटना नहीं, गांव गांव जाके सिस्टम को बांटना था। मैं समझना चाह रहा हूं, मतलब पूरा सिस्टम हड़ताल पर उत्तर प्रदेश में नहीं गया किसी जिले में, ऐसी कोई खबर हमने नहीं चलाई। और कारण क्या हो सकते हैं? थोड़ा मुझे ज्ञान मेरा बढ़ाइए, कारण क्या हो सकते हैं? मुमताज जी, जी, ये देखिए, ऐसा नहीं कि ये पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति थी। नहीं, जहां है वहां की बात कर रहा हूं, पूरे प्रदेश की नहीं, मैं 7 जिलों की बात कह रहा हूं, वहां क्या कारण हो? बात आपने रखी तो ये तो डीएम खुद ही अपना पक्ष रखेगा। अरे आप लोग कि क्या कारण वहां आप लोग राजनीतिक कार्यकर्ता है, आप लोग रहते हैं ना, उसका कारण होना चाहिए ना। नहीं, उस कारण को तो मान ही रहे ना। हम तो ये चाह रहे थे जो हमारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सरकार है, उन्होंने तो ये आदेश दिया था कि अब तक ये वितरण हो जाना चाहिए था, कारण लेकिन उन्होंने ये हवाले की है, वो कोई भी कारण रखे, अगर उनका कारण, उनका पक्ष, उनका जो जवाब है वो संतुष्ट होने का, मुझे एक सेकंड कार्रवाई होगी। जैन साहब, मुझे फर्क नहीं, आप उनको गोद में बैठाल के गुलगुले खिलाओ, मिश्री डाल के गुलगुले में सेक के बनाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? जनता उत्तर देगी जब देगी, ठीक है ना? मुख्यमंत्री किए थे इसीलिए यार सुन लो कि उनको तत्काल राहत पहुंचाई जाए। जैन साहब, आप तो नहीं बांटोगे ना राशि, जिनको बांटनी है उनका नतीजा मैंने देख लिया ना, इसीलिए तो पूछ रहा हूं। एक ही जिले बहस कर ले पहले, चलिए आप चुन लो जिला इन 7 में से, कलेक्टर के नाम के साथ बहस कर लूंगा, फिर ये कलेक्टर क्यों रहेगा तैनात? फिर भी ये 2% बांटे और चाहे 12% बांटे, हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो। बड़ी लोकप्रिय पंक्ति है। अरुण प्रकाश जी, आप इतने साल से राजनीति में हैं, तमाम कलेक्टर से आपका 2-2 हाथ हुए होंगे, तमाम अच्छे बुरे कलेक्टर आपके जीवन में गुजरे होंगे। आप जरा बुद्धि लगा के मुझे
थोड़ा सा इनलाइटन करिए, क्या कारण हो सकते हैं कि 15% 18% बट पाया हो मुआवजा, जैसे मतलब कुछ मुझे मेरा ज्ञान बढ़ाइए। आदरणीय अग्निहोत्री जी, पहली बात तो आदरणीय मुख्य सचिव जी जो इसकी समीक्षा कर रहे थे, उनके मर्जी से हमारे ख्याल से एक आध कलेक्टर बने हो तो चाहे बने हो, और मैं उसकी लिस्ट नहीं, एक आदमी नहीं होगा तो, लेकिन सैफई परिवार के ही पसंद से लोग कलेक्टर बनते हैं। मैं जो जहां तक समझ पा रहा हूं, आदरणीय अग्निहोत्री जी, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, ये जानबूझ के रोका गया कहता है 70% जो नहीं बांट पाए हैं। सबसे पहले तो अगर आलोक रंजन जी मुख्य सचिव थे, प्रशासनिक व्यवस्था जानते हैं, जानबूझ करके क्यों रोकेंगे? समीक्षा के बाद उन्हें बाइड एंट्री करनी चाहिए थी और तुरंत बाइड एंट्री दे देनी चाहिए थी। एक बाइड एंट्री उनको निश्चित दे देनी चाहिए थी इन 7 कलेक्टरों के पास, 7 जिलाधिकारियों के पास। जब मुख्य सचिव को यह राइट नहीं है कि एक बाइड एंट्री दे सके, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जानबूझ के इसलिए रोका गया है, इसमें भी बंदरबाट होगी। ठीक अरुण जी, ठीक है, आपको बता रहा हूं अरुण जी, ठीक, आपने वैलिड पॉइंट उठाया। जैन साहब अभी नहीं, मुझे बहस करने दीजिए, अरुण जी आएंगे। चंद्रमोहन जी, यही सवाल, सेम सवाल आपसे, यही लाल साहब से भी पूछूंगा। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, आप भी जिलों में रहते हो, कलेक्टर से दो हाथ करते हो, क्या कारण हो सकता है मतलब इस पैरालिसिस के? अब अमिताभ जी, हमारे पास कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है, आपके पास संवाददाताओं का नेटवर्क है। आपको अरुण जी ने बात को शुरू किया है, वही मैं कहना चाह रहा था इतनी देर से, कि जो लेखपालों के साथ में किसानों की डीलिंग का जो मामला था वो सेट नहीं हुआ, इसलिए मुआवजा का बंटवारा नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात, मैं यहां पर क्योंकि मुझे सामयिक लग रही है, कल मैं गौतम बुद्ध नगर जिले में था, तो वहां के जिलाधिकारी ने, जो डीएन लाल साहब ने बात कही, वहां के जिलाधिकारी ने एक अभिनव प्रयोग किया है कि जो लोग परीक्षा में, जो छात्र परीक्षा में अच्छे अंक पाए हैं, उनका सम्मान करने वो विद्यालय जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमिताभ जी या चंद्रमोहन अधिकारियों के खिलाफ, जिलाधिकारियों के, लेकिन हम लोग खिलाफ हैं उनकी प्राथमिकता के। और ये प्राथमिकता, क्योंकि जो बात कही अरुण प्रकाश जी ने कि उत्तर प्रदेश में व्यवस्था का इकबाल खत्म हो गया है। ठीक, चंद्रमोहन जी, ठीक, आपने ठीक बात कही, आपके पास फिर आएंगे, चंद्रमोहन भाई फिर आएंगे। एक जैन साहब को नॉलेज के लिए एक बात बता रहे, फिर लाल साहब के पास सवाल लूंगा। मैं जिला भूल रहा हूं, शायद गायत्री को याद हो, प्रति चेक 100 रुपया, चेक लेते जाओ, 100 रुपया नगद देते जाओ। ये कैमरे पर दिखाया हमने, कैमरे पर। इसके बाद भी डीएम साहब से स्पष्टीकरण और उनका सुनवाई होगी ना, काजू और पेस्ट्री के साथ, अंजीर के जूस के साथ। तो प्रणाम है, फिर प्रणाम है। लाल साहब, आप बहुत सीनियर अधिकारी हैं, तमाम ऐसे परिस्थितियों से गुजरे होंगे अपने कार्यकाल में, थोड़ा मुझे इनलाइटन करिए, क्या कारण हो सकते हैं कि 18% बटा हो या 15% बट पाया हो, 70% अनयूज्ड रह गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह गया? देखिए, कारण तो उस जिले का जिलाधिकारी नहीं, अरे भाई, मैं आपसे कॉमन सेंस के आधार पे, आपके अनुभव के आधार पे पूछ रहा हूं। कम प्रगति, आपके अनुभव के आधार पे पूछ रहा हूं सर। कोऑर्डिनेशन की कमी और प्रशासनिक शिथिलता है, निश्चित रूप से प्रशासनिक शिथिलता है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस प्रकार के मामलों में अभियान के तौर पर काम करता है, लेकिन अभियान के तौर पर काम कराने के लिए ऊपर से भी जिलाधिकारी और परगनाधिकारी और तहसीलदार के स्तर से वह संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए कि ये शासन की प्राथमिकता है और इसमें अभियान के तौर पर काम करना है। और अभियान के तौर पर जब काम होता है तो रात दिन बैठ करके भी काम होता है। तो जिन जिलों में 80% बटा है, वहां जिलाधिकारियों में संवेदनशीलता अधिक थी, इसलिए वहां अच्छा काम हुआ। और जहां निश्चित रूप से इतना कम बटा है, तो कोई ना कोई उसके विशेष कारण होंगे। एक कारण है, वैलिड पॉइंट। एक ही कारण बाकी अरुण जी की समझ में और चंद्रमोहन जी की समझ में जो कारण आया वही मेरी समझ में आता है। मिष्टान्नम मधुरम प्रियम, 100 रुपया वाली तो खबर मैं नहीं चलाई, पर चेक 100 रुपया नगद लाओ, नोट करारा होना चाहिए, नहीं तो भगा देगा पटवारी, लेखपाल, तहसीलदार भी देगा नहीं। ठीक, ये तो चलाई खबर, इसमें कहीं सुनी की बात ही नहीं कि जांच होगी, मैंने जांच करके चला दी।
ठीक है ना, ऐसा हुआ। और उसके बाद अमर उजाला अखबार ने उसको फ्रंट पेज पे छापा भी, बड़ा अखबार है उत्तर प्रदेश, ठीक। अब दूसरा सवाल आता है, लाल साहब ने कहा असंवेदनशील, इनसेंसिटिव अधिकारी, तो अधिकारी के हटाने के लिए इतना ही बहुत है। अगर इनसेंसिटिव है आदमी तो कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए, एक। दूसरा मेरा सवाल, जो शुरुआत में मैंने कहा, अधिकारी ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता विजिलेंट रहते हैं, सतर्क रहते हैं। इन जिलों में जहां 70% जो राशि है वो अनयूटिलाइज्ड रही, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रही, वहां पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे, अधिकारी पदाधिकारी? जैन साहब। जैन साहब, जो सवाल अमिताभ जी ने ब्रेक पे जाने से पहले पूछा था कि ऐसे असंवेदनशील अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और दूसरा सवाल ये था कि आपकी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता क्या कर रहे थे? देखिए गायत्री जी, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनका सबसे मेन काम यह है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाना और उसके लिए जागरूक करना कि उनके क्या अधिकार है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक दिशा निर्देश है, उसको हम सब लोग फॉलो कर रहे हैं। वो चाहे कन्या विद्याधन को लेकर के हो, नहीं बिल्कुल आता है अमिताभ जी, वो चाहे कन्या विद्याधन को लेकर के हो, समाजवादी पेंशन के हम लोगों ने भी तमाम सारे फॉर्म भरवाए, योगी व्यक्तियों को देख करके कि कौन गरीब है, किसने ठेला लगा रखा है, कौन छोटी चाय की दुकान रखे है, उन लोगों को हम खुद जा करके समाजवादी पेंशन के फॉर्म में भरवाए। वहां क्या हुआ, 70% नहीं बटा ऐसे जिलों में? नहीं अमिताभ जी, देखिए ऐसा है कि कुछ जो 7 जिले आपने आपके पास जो डाटा आया है, 7 जिले में जो काम नहीं हुआ है, उन अधिकारियों की अपनी हिला हवाली है, और जो लेट लतीफ उसका जो कारण है वो करके आएगा। क्या कर रहे थे? नहीं, कार्यकर्ता पदाधिकारी उसमें उनका काम ये है कि जो जनता के बीच में है कि भाई उनको मुआवजा मिलना चाहिए। मैं समझ गया, ये रही है कि वो कितना चेक वितरण हुआ, कितना परसेंट वितरण हुआ, सब पता रहता। आरटीआई डाल के तो ले नहीं रहे, एक आदमी को नहीं पता कितना वितरण हुआ। और ये जरूर है कि जिसका जितना मुआवजा बनता था, जिस तरीके से मुआवजा, वो जो है लेखपाल के वहां जाकर के वहां पे जरूर वहां पे काम किया, लेकिन डीएम से कोई आरटीआई थोड़ा मांग रहे हैं ठीक है, आपने कितना वितरण हुआ कितना नहीं हुआ। अब जानकारी में आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर संज्ञान लेकर के कार्रवाई करेंगे। अरे दो बातें, आपकी बात आगे, दो बातें समझ में आई जैन साहब के उद्बोधन से। एक, या तो इसका अर्थ मैं निकाल दूं कि पदाधिकारियों की सुनी नहीं जाती सरकार में, एक इसलिए वो बताए भी होंगे ये तो नहीं हुआ, या उन्होंने इस काम को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा कि इसमें भी जांच पड़ताल करो। जब बूथ कमेटी बनती है, एक बूथ पर 10 यूथ, ठीक, और आप कह रहे पता नहीं लगता। गांव में जो समाजवादी पार्टी का मुखिया है, इंचार्ज है, उसको पता नहीं उसके गांव में कितने लोग मर गए, कितना ऐसी बात कर रहे हो भाई? समाजवादी के जिला अध्यक्ष के पास ये डाटा दिया, हमने आज कितना वितरण किया, कितना वितरण कर उनको मुआवजा मिलेगा तभी तो किसान नहीं चलेगा, सरकार को भेजिएगा। नहीं, ये तर्क ठीक नहीं। अरुण प्रकाश जी, इस बात की बड़ी वकालत हुई, जांच होगी, उनको भी अवसर दिया जाएगा, नोटिस जाएगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और मीटिंग सीटिंग होगी, ठीक। मेरा सवाल थोड़ा सा कॉमन जो आदमी जानना चाहता है, इस प्रदेश का आम आदमी, वो फर्रुखाबाद में लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम था, ठीक, उसमें थोड़ी सी अव्यवस्था रहेगी, कूलिंग वूलिंग भी कुछ कम थी कार्यक्रम में, है ना। कार्यक्रम खत्म हुआ 4:30 पर, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा तभी उत्तर दे पाएंगे। 4:30 पर कार्यक्रम खत्म हुआ, 4:35 पर कलेक्टर दंडित हो गया। कितने? 4:35। तब पूछा पता ही नहीं हुई, नोटिस, जवाब, अदालत कुछ नहीं लगी। अरुण प्रकाश जी, ये किसान के मामले में लगती है क्या नोटिस? आओ नोटिस खेले, किसान के मामले पे होता क्या केवल? आदरणीय अग्निहोत्री जी, बहुत ही विनम्रता से मैं 2 बातों का अनुरोध कर रहा हूं। जब किसान पुत्र की सरकार प्रदेश में हो और गरीब के पुत्र की सरकार दिल्ली में हो, तो दोनों तरफ परिस्थितियां खड़ी हो रही हो,
जब दिल्ली में पार्लियामेंट चल रहा हो, एक किसान आत्महत्या कर ले रहा हो और देश के किसान तो आत्महत्या कर ही रहे हैं, और वही स्थिति उत्तर प्रदेश में हो, अगर सही मायने में इस किसान राशि का वितरण, जो सही मुआवजा सही ढंग से मिलना चाहिए था, तो इन दोनों आदरणीय वरिष्ठ नेताओं को, आदरणीय नरेंद्र जी मोदी को और आदरणीय अखिलेश जी यादव अरुण जी हमेशा एक मॉनिटरिंग कमेटी बनानी चाहिए। एक मिनट अरुण भाई, एक मिनट, समय कम है, मेरे सवाल पर उत्तर सब लोग देंगे तो बहस रोचक होगी। एकदम उसी पे दे रहा हूं। आपने वो तो इतना समय तो बिना दूसरे विषय पे चला गया। मेरा निवेदन, मैंने घटना बताई आपको। जी जी। वहां कलेक्टर 5 मिनट में दंडित हो गया। जी जी। यहां सुनवाई जांच पड़ताल क्यों, ये मैं पूछ रहा था। मैं यही कह रहा हूं अगले हफ्ते, मैं कह रहा हूं कि एकदम कलेक्टर को दंडित करना चाहिए था, आलोक रंजन जी को करते इस पर बाइट एंट्री करनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन आगे बात, तो एक मॉनिटरिंग कमेटी बननी चाहिए। आगे आपकी बात, सारे राजनीतिक दलों के लोगों को उसमें मॉनिटरिंग कमेटी देश से बनानी चाहिए थी। ठीक है, प्रदेश के लोगों को, ठीक है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, उनके अध्यक्षों को, जिला अध्यक्षों को समाहित करना चाहिए था। ठीक है, और सही मायने में किसानों को आवंटन हो रहा है, वो राशि मिल रही है, मुआवजे की राशि नहीं मिल रही, तब एक सही सूरत आता है। अरुण जी आगे बात, आगे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही नहीं इसमें होना चाहिए। आगे अरुण जी, आगे बात को जोड़ करके ये काम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री करते, बात तो मॉनिटरिंग कमेटी बनाते, तो एक सही बात कमेटी बने। एक मूल बात इतनी सी है, कमेटी बने, बात आगे। लाल साहब, कई बार मैंने आईएएस अधिकारियों को इस बात पर दंडित होते देखा कि दोनों जूते मंच के नीचे उतारे, एक जूता लौटते पे नहीं मिला तो कलेक्टर दंडित हो गया 5 मिनट में, खड़े खड़े लड़ा उसको। एयरपोर्ट पर स्टेट प्लेन में चढ़ते चढ़ते कलेक्टर सस्पेंड हो गए। मैंने देखा आंखों से दृश्य। जनसभा के मंच से कलेक्टर निलंबित हो गया, माइक्स पर दही के डब्बे में बाल निकल आया तो अधिकारी दंडित हो गया। किसान के मामले में चिट्ठी लिखी जाएगी, अंतर्देशी भेजेंगे। लाल साहब, देखिए, आपने जो उदाहरण दिए वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत वो सही पद्धति नहीं कही जाएगी। जिस अधिकारी को दंडित किया जाना है, कम से कम उससे पूछा तो जरूर जाना चाहिए कि ये टास्क आपको दिया गया था, ये पूरा नहीं हुआ, इसका कारण क्या है। लाल साहब, मेरा निवेदन दूसरा है, गलत सही अलग का विषय। मेरा निवेदन ये था, जब हम अपना जूता खोने पर कलेक्टर को निलंबित कर सकते हैं, तो किसान के मरने पर, मुआवजा न मिलने पर तो निलंबित होना जायज बनता है। मेरा निवेदन ये था लाल साहब। अब मेरा तो यही विचार है कि जो पहली बात आपने बताई वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये व्हिम्सिकल जजमेंट्स नहीं होते हैं। और जहां तक दूसरी बात है, उसमें संवेदनहीनता यदि प्रकाश में आई है तो त्वरित कार्यवाही होना चाहिए। ठीक है लाल साहब। चंद्रमोहन जी, यही सवाल आपसे। मैंने उदाहरण दिए, अगर कोई मुझे चैलेंज करेगा तो मैं नाम दे दूंगा कलेक्टर के और किसने किया, ये भी दोनों बातें है ना। मेरे ख्याल से सब समझदार लोग हैं, इसलिए उस विवाद में नहीं पड़े। जब हम इन छोटी छोटी बातों पर कलेक्टर को जहाज में चढ़ते चढ़ते निलंबित कर सकते हैं, तो गांव में ननको मर गया तड़प तड़प के, और आपने बांटा 18%। आपके पिताजी का पैसा था कलेक्टर साहब, आप खेत बेच के दे रहे थे मुआवजा। यह अमिताभ अग्निहोत्री के टैक्स का पैसा था। इन लोगों के लिए इतनी लीनियंसी क्यों कि चिट्ठी भेजी है पर कहा कि जवाब दे देना, तार की जरूरत नहीं, पोस्ट कार्ड लिख देना, कारण बताना। चंद्रमोहन जी। जी अमिताभ जी, मुझे 2-3 प्रसंग उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार के ध्यान में आ गए हैं तात्कालिक रूप से। एक मुझे आपके जिले का भी याद आ गया, फर्रुखाबाद का, कि फर्रुखाबाद में जब समाजवादी पार्टी सुप्रीमो गए और उनसे मिलने से जब रोका गया सूची के बाहर के लोगों को, तो वहां पर जो अभद्रता की समाजवादी पार्टी के लोगों ने तात्कालिक दंड देने का, आपको भी याद होगा, मुझे याद आ गया। अलीगढ़ के जिलाधिकारी, बरेली के जिलाधिकारी जिस तरीके से बदले गए पिछले, ये ऐसे प्रसंग है कि एकदम तात्कालिक काम हुए, तुरंत किए समाजवादी पार्टी के लोगों ने। मेरा मानना यह है
कि अगर इस सरकार की गंभीरता होती और अगर अपने उत्तर प्रदेश के मैं अपने उत्तर प्रदेश के कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं आलोक जी, अगर उनमें उनके पास इतना अधिकार क्षेत्र होता तो मेरा मानना तो यह है कि उनको नोटिस थमाए जाए सभी जिलाधिकारियों को, और नोटिस थमाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि जिस तरीके से अमिताभ जी आप और हम जानते हैं कि कहीं पर कोई सांप्रदायिक घटना होने पर तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी का स्थानांतरण होता है, उसी प्रकार से किसानों के साथ में बदसलूकी करने वाले व्यक्ति को जिलाधिकारी रहने का अधिकार नहीं है। शासन उनसे कोई भी काम ले, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जिलाधिकारी उनको नहीं रखना चाहिए। और जो पार्टी इसकी चिंता नहीं कर सकती, और जो पार्टी के नेता ये चिंता नहीं कर सकते, और उनको तो भगवान ही सजा देगा और प्रदेश की जनता ही सजा देगी, यही मुझे कहना है। जैन साहब, वही सवाल आपके पास लेके आया हूं मित्र। हमने कैसी कैसी बातों पर कलेक्टर हटा दिए, कैसी कैसी बातों पर कप्तान भगा दिए, उनके बिल्ले नोच के हाथ में दे दिए, है ना। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, कहा इसमें कोई नई बात तो मैंने बताई नहीं कि रॉकेट साइंस, ठीक है ना। जूता खोने पर, एसी में ठंडक कम होने पर कलेक्टर हटते देखे, अंगूठियों पर, है ना, अंगूठियों पर। बोले अंगूठी क्यों पहनी तूने इतनी, हटाओ इसको भाई, ये अंगूठी पहनता, मेरा मूड खराब हो गया। हुआ है ना, किया है ना हमने। लाल साहब कह रहे वो ठीक नहीं था, चलो वो ठीक नहीं था, अंगूठी पे नहीं हटाना चाहिए, मैंने भी कहा था अपने बुलेटिन में नहीं हटाना चाहिए। लेकिन मेरा निवेदन है, जिस आदमी ने 70% पैसा अपनी दबा के फाइल में रख के सो गया, जो आदमी दाल भात खा के, उस कलेक्टर को दंडित करने में समय लग रहा है? और केसी जैन साहब का जूता एक खो जाए, अरे 200 रुपए का, 400 रुपए का, 1000 रुपए, भाई बहुत बड़े आदमी हो गए तो 10,000 का सही जूता, उस पर कलेक्टर नप जाए, कोई चिट्ठी नहीं देता उसको। मैंने तो समय बता दिया, 4:30 पर कार्यक्रम खत्म हुआ, 4:35 पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद दंडित था। और उदाहरण दे दूं एक, दुर्गा शक्ति नागपाल, एक भाटी साहब हैं आपके यहां के, आपके नेता, पराक्रमी, आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं। उन्होंने जनसभा में घड़ी देख के कहा कि घड़ी देखो 40 मिनट में, फिर डॉट 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 बहुत गंदी बात उन्होंने उस महिला अधिकारी के लिए कही थी, अश्लील और अभद्र दोनों बात। और रात में 12:30 बजे सचिवालय खुलवा के आदेश पत्र जारी हो गया। दुर्गा शक्ति से तो फोन पर भी नहीं पूछा था कि हुआ क्या, ये तो बताओ भाई, क्या कह रहे हैं। दूसरी पार्टी ये कह रही, आप भी तो बोलो, आप आईएएस अधिकारी हो जैन साहब, तो दुर्गा शक्ति से भी कह देते, भाटी को डांट देते कि नहीं नहीं पागल हो गया, चिट्ठी पत्री जाएगी, लिखा पढ़ी होगी, लंबा टाइम लगता है इन मामलों में। उसने तो फिर अगले दिन सभा की और कहा, देखा मैंने 40 मिनट बोला था, 39 मिनट में चिट्ठी उसके हाथ में पहुंच गई। जैन साहब, तब सेवा शब्द कहां गई थी? तरीके से दो तरीके के मामले बनते हैं। जो चीज आपने कही सही कही, और लाल साहब ने भी जो बात रखी सही बात रखी कि इस तरीके से उनका पक्ष जानने के बाद में लोकतंत्र में व्यवस्था है कि उनका पक्ष जानना चाहिए। तो फिर अभी तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसा नहीं कि उनको सब निकाल दिया गया, वो पक्ष अपना बाद में रखते हैं। और आप देखिए डीएम एसडीएम वो बहाल भी हुए, समय पे वो बहाल भी हुए अपना पक्ष रखने के बाद में। जैन साहब, मैंने सवाल ही नहीं पूछा, नहीं मैं जो कह रहा हूँ बहाल भी हुए ना, अगर उनके बहाल नहीं हुए, ना अगर वो गलत सस्पेंड किए गए अपना पक्ष रखने के बाद में पूरी तनख्वाह के साथ वो बहाल हुए नहीं हुए, तो इनको भी सस्पेंड कर दो ना, सस्पेंड कर दो, बाद में बहाल हो जाएंगे। क्या दिक्कत है? कुछ मामलों में ऐसा होता है, नहीं छोटा मामले, कुछ मामले नहीं, गलतफहमी है आपकी। नहीं, उनको रखने के बाद में मैंने 10 मामले बता दिए, आपको कुछ मामले। और दूसरी बात, नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथी जो बात ये किसानों के हितैषी बन रहे हैं, इनके कितने सांसद गए किसानों के घर उत्तर प्रदेश में? जाए नहीं जाए वो जाने, इससे आप बरी नहीं होते, से आप बरी नहीं होते। आप जो है अंगूठी लगाते हैं। जैन साहब, अंगूठी का मसला बहुत बड़ा था क्या, जो सस्पेंड कर दिया और किसान मर रहे हैं, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, आप सस्पेंशन नहीं कर रहे हैं?
जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी झंडे लहराए जाते हैं। अरे जम्मू कश्मीर नहीं जाओ, उत्तर प्रदेश जाओ, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश आ जाए, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश पार्टी के 73 सांसद किसान मर रहा था, किसानों के सब लोग नहीं बोले एक साथ। बाबूलाल श्रीकांत वाजपेयी जी का लेकिन 73 सांसदों में अरुण प्रकाश जी, डॉक्टर चंद्रमोहन सांसद चलो आगे से सब लोग बोल चिल्ला लिए, अच्छी बात। चलिए आप सब लोग एक साथ चिल्ला लिए, बड़ा सुखद लगा, जनता को बड़ा अच्छा लगेगा कि गंभीर मुद्दों पे आप लोग कितने गंभीर हो। सच में मेरी तो आंखें भर रही हैं। आते हैं किसानों की काम करते हैं। जैन साहब, मेरे आंखों में आंसू आ गए आप लोगों की गंभीरता देख के। मरते हुए किसान के लिए कितने गंभीर हैं आप लोग, सच में कितनी जोर जोर से ये लड़ने लगते हैं आपस में, कितना अच्छा लगता है। वाह, कितना समाधान दे रहे हैं व्यवस्था का। वाह, भाजपा के लोग गए नहीं गए, बसपा के लोग गए नहीं गए, सोनिया गांधी गई नहीं गई, प्रियंका और मेनका गई नहीं गई, इससे वो अक्षम कलेक्टर बरी नहीं होते, ये जान लीजिए। बिल्कुल मेरी जैन साहब आपका आंसर खत्म हो गया। आपने जैन साहब रनिंग कमेंट्री नहीं मित्र, आप तो पुराने पैनलिस्ट जानते हैं शेड्यूल, इसकी व्यवस्था है, बरी नहीं हो सकते ना। वो अलग डिबेट का इशू है, कौन गया कौन नहीं गया, फिर किसी दिन रखेंगे उस पर भी डिबेट, तो कटघरे में खड़ा करेंगे सबको। लेकिन जिस डीएम ने 18% मुआवजा बांटा और हमारे प्रदेश में घड़ी देख के आईएएस अधिकारियों को अपमानित करने का, मुर्गा बनाने का इतिहास है पुराना प्रदेश में, तो इस मामले में क्यों नहीं? मैं तो सिर्फ इतना निवेदन करने आया था, बाकी 22 करोड़ लोग फैसला करेंगे। या तो आपने कभी ऐसा काम किया नहीं हो, अब आप लाल साहब की ढाल ले रहे हो कि लाल साहब ने कहा गलत है ये लोकतंत्र में। जब दुर्गा शक्ति नागपाल को हटाया था तो नहीं पता था कि लोकतंत्र में गलत है, केंद्रीय संवर्ग के अधिकारियों के साथ इस ढंग का सलूक नहीं होना चाहिए। कौन है भाटी? 8वां 10वां पास आदमी जिसके ऊपर 50 आपराधिक मुकदमे हो, वो आदमी घड़ी देखकर जनता के बीच में उस आईएएस अधिकारी को निलंबित करा दे। और आप बता रहे हो कि जी चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा जांच करेंगे, मुझे नोटिस भेजेंगे, कारण उसको सुनना पड़ेगा क्योंकि वी आर अमिताभ जी, वी आर 100% डेमोक्रेटिक। वाह जी वाह, एसी फेल हो जाए समारोह में तो कलेक्टर नप जाए, जूता चोरी हो जाए तो कलेक्टर नप जाए। इस देश का मिजाज हमको मालूम नहीं क्या? आप लोग ऐसे व्यवहार करते हैं जिसे मैं लंदन में रहता हूं और आप लोग हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के सब नब्ज को समझते हैं। थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं मित्र, और सब वही खड़े हो एक ही मुद्रा में। लाल साहब, इस देश में 46 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर पर अगर किसी कलेक्टर ने चश्मा लगा लिया तो उसको वार्निंग लेटर हो गया। प्रधानमंत्री के सामने चश्मा लगाना कोई गुनाह है क्या? ये मत समझाए कोई हमको, कोई पाप कर दिया था। लेकिन किसान की मुआवजा नहीं बांटा, बोले जियो मेरे लाल। ये इतना गंभीर काम थोड़ी ना कि इसके लिए चिंता करो, खेलो खाओ मौज लो, यही ना। जैन साहब, आप मुझे तो आपको पता है कि 1 घंटे की बहस है, उससे ऊपर तो जाएगी नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जनता उसका अर्थ क्या निकालेगी, ये भी ध्यान हमको रखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट वही है। सरकारों का रिन्यूअल जनता ही करती है ना, बाबू तो नहीं कर सकते, चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री का रिन्यूअल नहीं कर सकते ना, वो तो उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोग ही करेंगे। इसलिए मैं बात लेके आया, छोटी तकलीफ की बात नहीं है। मैं सच में आपकी जगह होता ना जैन साहब, पैनलिस्ट सपा की तरफ से, तो मैं मालूम क्या कहता, मैं इतना साहस जुटा के जरूर बोलता कि उन 7 जिलों के जिला अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कुर्सी से हटाया जाना चाहिए, उसके बाद कोई बात हो। और लाल साहब सीनियर आदमी है, मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं,
इन मेरी बात से ही सहमत होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है, तो जो सजा भी नहीं है वही दे देते, सस्पेंड कर देते, बाद में बहाल हो जाते, जब ये चिट्ठी पत्री लिख देते, आपके सामने पेश हो जाते। किसान को तो लगता कि इन्होंने, देखो कलेक्टर ने हमारे साथ ईमानदारी नहीं बरती तो कलेक्टर को उसकी सजा मिली। अभी आपने कहा ना कि क्या नुकसान हो गया, उनको पूरी तनख्वाह मिल गई बाद में, तो इनको भी नुकसान नहीं होता, इनको भी पूरी तनख्वाह मिल जाती। क्या दिक्कत क्या थी? 7, 8, 10, 15 लोग दंडित हो जाते, क्या समस्या थी? नहीं हो सकते क्या दंडित? एक डकैती पर एसपी नप जाता है, सहारनपुर नप जाता है ना। यह अलग बात है कि कहीं 15 डकैती हो जाए फिर भी नहीं नपता, लेकिन ऐसा भी है कि एक में नप जाता है तब। लेकिन जिसने जनता के साथ इतना बड़ा अन्याय किया, जिस अधिकारी ने, उस अधिकारी के खिलाफ हम चिट्ठी भेजेंगे। जैन साहब, क्या जनता इसीलिए चुनती है हम लोगों को? मेरे गांव का ननकू, वो क्या जाने मुख्य सचिव क्या होता है, वो क्या जाने मुख्य सचिव के पावर्स क्या है, वो क्या जाने मीटिंग में क्या होता है, वो क्या जाने क्या नोटिस आएगा, क्या जवाब देंगे अंग्रेजी में कलेक्टर साहब। वो तो इतना जानता है कि उसके हाथ में पैसा नहीं आया। ये जिम्मेदारी किसकी है? कौन लेगा? राजनीतिक वर्ग के लोग नहीं लेंगे तो कौन जिम्मेदारी लेगा? और जैन साहब, आप अनुभवी नेता हैं, आप भी बताओ, कोई आरोपी ये कहता है कि मैं दोषी हूं, वो अंग्रेजी में ऐसा गोल गोल जवाब दे देंगे सेटिंग गेटिंग करके कि फाइल वहीं बंद हो जाएगी। आप मुझे बताओ ना, कोई कलेक्टर ये मानेगा कि मेरी अक्षमता है? ये निर्णय नियोक्ता को करना होता है कि ये अधिकारी सक्षम है या अक्षम है। मैंने सबसे कारण पूछा, कोई मुझे ठोस कारण नहीं बता पाया। वो कलेक्टर कहां से लिख देंगे कारण, जब आप सब लोग अपने पूरी बुद्धि का प्रयोग करके एक कारण नहीं गिना पाए कि भाई ये कारण हो सकता है जेन्युइन जिसके चलते मुआवजा ना बटा हो। वो कलेक्टर सातवें आसमान से बुद्धि लेके आएगा क्या? क्या तर्क दे देगा? बगल के जिले ने बांटा, वही प्रदेश, वही सूबा, वही फाइलें, वही चेक का रंग, वही दस्तखत, वही मोहर। एक दिन बांट सकता है, दूसरा क्यों नहीं बांट सकता? वहां परिस्थितियां कैसे चेंज हो गई? कुछ चीजें गरीब को भी समझ आती हैं। मेरा निवेदन है, शासन की व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। आपने पैसा दे भी दिया, सैंक्शन भी कर दिया जैन साहब, तो भी का बरसा जब कृषि सुखाने, आदमी मर गया, घर द्वार बिक गया, जवान बेटी विधवा बैठ गई आके घर में, उसके बाद अगर उसको 1800 रुपया का चेक मिले भी तो कोई लाभ है? फिर पैसा गया है लेकिन बटा नहीं। गया नहीं होता तो भी बात समझ आती, गया और बटा नहीं, ये हम सबके लिए शर्मिंदगी की बात है। सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी इसमें लगना चाहिए, राजनीतिक दलों को भी लगना चाहिए। अरुण जी का सुझाव अच्छा था, सारी पार्टियों की कमेटी बन जाती, वे प्रदेश भर में निगरानी करें। ये प्रदेश की आपदा थी, सब कंधे से कंधा मिला के चलते, और ऐसे अधिकारियों की नाक में नकेल डाली जानी चाहिए थी और उनसे कहना चाहिए था कि कलेक्टर साहब कुर्सी छोड़ दीजिए 15 दिन के लिए, 15 दिन के लिए कुर्सी छोड़ दीजिए, जिले में निकलिए, जिले में घूमिए। क्या इतना नहीं कह सकते थे? हम लोग कह सकते थे ना। आखिर कोई बड़ा आदमी जाता है जिले में रैली करने, तो लाल साहब को अनुभव होगा, कलेक्टर 4-5 दिन रैली स्थल पर खड़ा रहता ना, 5-5 घंटे व्यवस्था देखने के लिए। तो गांव नहीं जा सकते थे कलेक्टर साहब? तहसीलों पे नहीं जा सकते थे क्या? गाड़ी में डीजल तो उत्तर प्रदेश सरकार ही भरवा रही है, उनका पैसा थोड़े नहीं लग रहा, फिर भी नहीं हुआ। मैं सिर्फ ये अर्ज करने आया हूं, इस व्यवस्था को सुधरवाइए।
गरीब के नाम का जो पैसा है वो गरीब की जेब तक पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।